नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा, सैन्य धाम में शहीदों के आंगन की मिट्टी पर अर्पित की पुष्पांजलि। सैनिक सम्मान यात्रा का किया गया समापन, सीएम धामी रहे उपस्थित। चौदह दिसंबर को हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली, प्रभारी मंत्री यतेश्वरानंद और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने लिया सभा स्थल का जायजा। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की मिलेगी सौगात। राहुल गांधी कल देहरादून में चुनावी रैली की तैयारियों में जुटे कांग्रेस नेता। प्रवक्ता गौरव वल्लभ, गणेश गोदियाल, हरीश रावत ने संभाला मोर्चा। कार्यकर्ताओं में फूंकेंगे जोश। कांग्रेस नेताओं ने लगाया ग्वालापार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बदहाली का आरोप। कहा, बीजेपी शासन में नहीं हुआ एक भी क्रिकेट मैच। खेल मैदान को रैली स्थल बनाने का लगाया आरोप। नंदा गौरा योजना में सहायता राशि बढ़ाने की मांग। छात्राओं ने राशि 5,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए करने को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धामी के नाम सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सैन्य धाम में शहीदों के आंगन की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की और देहरादून के 204 शहीद परिजनों को सम्मानित किया। बता दें कि सैन्य धाम के शहीद द्वार का नाम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं। वो पूर्व सैनिकों की भावनाओं से भली भांति परिचित हैं। संबोधन के दौरान उन्होंने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जनरल रावत के उत्तराखंड राज्य को लेकर बहुत सपने थे। हमारी सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उनकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी, जो देश भर के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 दिसंबर को अल्मोड़ा के आजीविका महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि 17 नवंबर को अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका महोत्सव का आयोजन है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 2 दिवसीय महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका से जोड़ने के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उद्यान, कृषि और पर्यटन के साथ सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। देहरादून में 16 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली आयोजित होने वाली है और इस रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, एआईसीसी प्रवक्ता गौरव वल्लभ और प्रीतम सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी की ये रैली सम्मान रैली के रूप में होगी और इसके माध्यम से कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। 16 दिसंबर को कांग्रेस विजय उत्सव के रूप में मना रही है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे और महंगाई को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। भारत के जांबाजों ने, भारत के वीर सैनिकों ने दुनिया के भूगोल को बदला था। कल हम उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये वह
वर्षगांठ का समय है जब हम उन रणबांकुरों का सम्मान करें, उन वीरों का जो शहीद हुए हैं उनका नमन करें, उनके परिवारों का सम्मान करें, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो उस समय का जो 1971 का समय था, हमने दुनिया के भूगोल को परिवर्तित किया था। साथियों, उनको नमन करने, उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन रणबांकुरों का सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए राहुल गांधी जी कल देहरादून आ रहे हैं। कल राहुल जी यहाँ आकर हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को सम्मान करेंगे, 1971 की उस विजय को याद करेंगे, उसमें शामिल साथियों को जो हमारे बीच कल रहेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश में ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी एड्रेस करेंगे, उन्हें भी छुएंगे। और प्रदेश में जो मुद्दे हैं, निश्चित रूप में इस प्रदेश में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो उन मुद्दों को छुएं। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का देहरादून दौरा है, जिसमें वो सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता भारी भीड़ जुटाने में जुटे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार लोकसभा के प्रभारी बनाए गए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने भी मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर बैठक लेकर राहुल गांधी के कार्यक्रम की जानकारी ली। तो निश्चित तौर पर जिस तरीका से उत्तराखंड के अंदर आप देखते हैं आम जनता का बुरा हाल है और कई मुख्यमंत्रियों पे यहाँ पर कई तरह के आरोप लगे। देश आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि एक ही कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों को चेंज किया। तो आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में है नहीं, पर उत्तराखंड की जनता अब जान चुकी है। राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं। बांग्लादेश वॉर जो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी भारतीय फौजों ने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जीती थी, उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक विशाल सम्मान समारोह वहाँ फौजियों का करेंगे और एक विशाल रैली कांग्रेस पार्टी की होगी, जिसमें हम उम्मीद करते हैं भारी तादाद में मंगलौर से लेकर और धारचूला तक लोग उसमें हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस 16 दिसंबर को राजधानी में बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इस रैली को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। द्वाराहाट विधानसभा में भी इस रैली के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि रैली में 1000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। प्रदेश में तो असर अभी से है, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो हमारे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो अभी से हमारे पास हैं, लेकिन हम रैली से जनता के बीच में ये कहलवा देंगे कि नहीं, ये सरकार इस तरीके की है, इस सरकार में भ्रष्टाचार से लेके कहीं आप देख लो, आप भी देखते हुए आ रहे हो, 4.5 साल 5.5 साल से सरकार को होते जा रहे हैं। तो इस पे कम से कम मेरे को लगता है 1-1.5 लाख की रैली हमारे देहरादून के अंदर ये विजय संकल्प रैली के रूप में। देखिए, मैं यहाँ आकर जितने भी कार्यकर्ताओं से मिला, एक तो सबसे बड़ी बात मुझे पता चली कि जो पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट जी हैं वो कार्यकर्ताओं से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं, इसलिए कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में इस रैली में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं यहाँ आकर पूर्व विधायक जी से मिला, इन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और स्पष्ट कर दिया कि यहाँ से 100-125 गाड़ियों में ये कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर इस रैली में लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। पूर्व राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर विनोद आर्य को बीजेपी ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी बनाया गया है। इसी को लेकर बीजेपी हरिद्वार मध्य मंडल द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रेस क्लब हरिद्वार के सभागार में आयोजित
स्वागत समारोह में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा विनोद आर्य को फूल मालाएं पहनाई गईं और स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता करते हुए डॉक्टर विनोद आर्य ने बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा का सह प्रभारी बनाया गया है। संगठन द्वारा उन पर भरोसा करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वो हाईकमान के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश, वहाँ हमने 5 साल बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अभी हमने जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, उसका शिलान्यास हुआ है। वो 2 वर्ष के अंदर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इतने हमने वहाँ से काम किए हैं। हम उस काम के आधार को मान करके उस अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जो है 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे। महंगाई अपनी जगह है। अब मान लिया डीजल पेट्रोल की बात है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसे जैसे उसके रेट बढ़ते हैं वैसे उसके रेट यहाँ भी घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये कोई विषय नहीं है। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है। यहाँ के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इधर 5 साल में सरकार ने एक भी खेल कार्यक्रम तो नहीं कराए, लेकिन इसमें अब चुनावी रैलियां कराना शुरू कर दिया गया है। स्टेडियम में आगामी 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, जिसे लेकर विपक्ष ने रैली की निंदा की। इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 5 साल में एक भी खेल आयोजन नहीं कराना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब चुनावी रैलियां कराकर स्टेडियम की दशा को बिगाड़ा जा रहा है। देखो, स्टेडियम हमारे कांग्रेस कमेटी के टाइम में कांग्रेस सरकार में बना था और इस 5 साल होने को जा रहे हैं। अभी तक ये डबल इंजन की सरकार इसमें खेल तो नहीं करा पाई, जिसमें कि हमारे युवा लड़के जो खेल में रुचि रखते थे उनको अंदर बहुत निराशाजनक हुआ है। जो निराश हो गए हैं कि हमारे इस स्टेडियम बनने पर, इतना करोड़ रुपए पैसा लगाने पर सरकार ने, जो हमारी सरकार कांग्रेस सरकार ने जो गौलापार स्टेडियम बनाया था उसमें एक भी मैच नहीं करा पाए। महोदय, जिस स्टेडियम के बारे में भाजपा सरकार को ये लगता था कि यहाँ इस स्टेडियम में जो फिजूल खर्ची हुई है और जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए थे उसमें इन्होंने अनियमितताएं की आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज वही स्टेडियम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए काम आ रहा है। कोविड काल में उस स्टेडियम ने बहुत सी हमारे क्षेत्र को सेवाएं दी। कोविड के मरीजों को वहां भर्ती कराया गया। हाँ, हम जनता की ओर से बोलना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक आयोजन तो कर नहीं पाई। हाँ, अपने नेताओं के लिए स्टेडियम ने जरूर बनाया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मोदी जी हमेशा चुनाव के टाइम पे ही दौरा करते हैं, आगे पीछे उत्तराखंड को भूल जाते। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो यहाँ पर बना है कांग्रेस के शासन में जो बना था, उसमें कांग्रेस का खास उद्देश्य था कि हमारे नवयुवक उत्तराखंड में जो कि खेल की गतिविधियों में बहुत आगे रहते हैं वो भी इसमें भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है उनका पदार्पण हो। लेकिन 5 वर्ष बीतने के बाद भी हमने सब स्टेडियम बना के सब रेडी कर दिया है। अभी तक उसमें ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस समय काबिज है वो वहाँ पर कोई भी खेलकूद नहीं करा पा रही है। हरिद्वार में सपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य महंत शुभम गिरी ने मां चामुंडा मंदिर को खोलने की मांग की। ये मंदिर बिल्केश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर मेरू पर्वत पर सुनार कोठी के पास स्थित है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर काफी पौराणिक समय से स्थापित है, लेकिन 2006 से इस मंदिर को वन विभाग ने राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के अंदर आने के चलते बंद कर रखा है। इसके बाद इस मंदिर को पिछले 12 वर्षों से खुलवाने के लिए मां चामुंडा देवी उत्थान समिति काफी संघर्ष करती आ रही है, लेकिन आज तक इसका कोई उत्तर नहीं मिला। खबर बहादुराबाद टोल प्लाजा से है, जहां बुधवार को बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने का समापन करने का ऐलान किया। इसे लेकर किसान नेता सुभाष सिंह ढिल्लों ने बताया कि कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों ने धरने को खत्म कर दिया है। समापन से पहले सभी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का किसानों ने आभार व्यक्त किया।
7 महीने हो गए। दिल्ली के अंदर हमारा धरना 13 महीने तक चला और बहुत मजबूत सरकार के साथ किसानों ने जंग लड़ी और आज किसानों ने फतेह हासिल करी। तो आज ये जो यहाँ 7 महीने का टोल को हैदराबाद धरना चला हुआ था, आज इस धरने का हम समापन करेंगे और यहाँ से फतेह मार्च निकलना जा रहा और वो किनारदिन गुरुद्वारा में अरदास के साथ में धरने का समापन करेंगे। ये टोल प्लाजा पे धरना जो 8 महीने से चल रहा था, दिल्ली में काले कृषि कानूनों के लिए भी धरना चल रहा था, आज इस धरने का समापन हुआ है और यहाँ से एक फतेह मार्च निकाला जाएगा जो कि 2 बजे के बाद शुरू होगा और जवालापुर से होते हुए दिनारपुर जाके गुरुद्वारे में समापन होगा और उसके बाद वहाँ पे सारे लंगर छकेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। उत्तराखंड के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के पद कई साल से रिक्त पड़े हैं। अगर बात करें अल्मोड़ा की तो यहां 11 विकास खंडों में से 6 पद खाली हैं और 55 पद ग्राम विकास अधिकारी के खाली हैं, जिससे मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में बड़ा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। जिला विकास अधिकारी के पंत ने बताया कि जनपद में 11 खंड विकास अधिकारी के सापेक्ष 5 पर ही खंड विकास अधिकारी हैं और 106 ग्राम विकास अधिकारी की जगह पर 45 ग्राम विकास अधिकारी ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रभारी खंड विकास अधिकारियों से ही काम चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसके लिए राज्य सरकार को लिखित रूप में अवगत भी कराया जा चुका है। देखिए, हमारे जनपद में 11 विकास खंड हैं। 11 विकास खंडों में मात्र 5 खंड विकास अधिकारी कार्यरत हैं और 6 पद रिक्त हैं, जिसमें सहायक खंड विकास अधिकारी, प्रभारी खंड विकास अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जनपद अल्मोड़ा में 106 ग्राम विकास अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 45 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं और 51 पद आज की तिथि में रिक्त हैं। वही अगर हम अन्य बातें करें तो किस तरह से प्रभावित हुआ, क्या करें? अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार की 2 सबसे बड़ी ध्वजवाहक जो योजनाएं हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये प्रभावित होती है, क्योंकि औसतन एक ग्राम विकास अधिकारी के पास कम से कम 25 से 30 तक ग्राम पंचायतें उसको आवंटित है। डोईवाला में छात्राएं खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने को मजबूर हैं। बारिश के दौरान जब ये बालिकाएं इस भवन के अंदर बैठती हैं तो हर समय इन बालिकाओं को किसी अनहोनी का डर सताता है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से छत से टपकने वाले पानी और प्लास्टर से इनकी कॉपी किताबें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। स्कूल में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, जिसकी वजह से इन बालिकाओं को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही। ऐसे में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अगर यूं कहें कि ऐसे पढ़ेगी बेटी तो कैसे बढ़ेगी बेटी, ये बात स्कूल पर फिट होती नजर आ रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा में नंदा गौरा योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 17 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, लेकिन योजना में मिलने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 51,000 करने की मांग भी जोरों पर है। इसे लेकर छात्राओं ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन करके धनराशि को बढ़ाने की मांग की है। छात्रा मनी राय ने बताया कि मामले में आवेदन की तिथि तो बढ़ा दी गई है, लेकिन धनराशि बढ़ाने की मांग प्रशासन की ओर से लगातार अनसुनी की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए